हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, थ्योरेटिकल टाइप के थे, बहुत ज़्यादा इसमें लंबे न्यूमेरिकल्स तो है नहीं। तो उनके आंसर्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज फ्लूइड इन मोशन। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया था कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर एक वेट टंगा हुआ डब्ल्यू, जिसकी रीडिंग आती है ए। स्प्रिंग बैलेंस है ये सस्पेंडेड टाइप, जिसकी रीडिंग आती है ए, हवा में ऐसे टांगने पर। दूसरा एक पैन स्प्रिंग बैलेंस है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस पैन के अंदर पानी भरा हुआ है और इसकी रीडिंग आती है बी। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि अगर इस स्प्रिंग के अंदर जो टंगा हुआ मास, इसको पानी में डुबो दें और इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगे, यानी कुछ ऐसे, जिसके अंदर डुबा दिया गया, तो इसकी रीडिंग क्या है और इसकी रीडिंग क्या है। ये था फर्स्ट पार्ट। तो होपफुली इसको आपने ट्राई किया होगा। हालांकि इसका आंसर हमें एक ने भेजा, शायद ज़्यादा लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ खास, पता नहीं क्यों, या तो उनको याद नहीं रहा या देख नहीं पाए। तो जो सस्पेंडेड टाइप है, सस्पेंडेड स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो आएगी बच्चों, इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है यू। तो हमें मालूम है जिसकी रीडिंग यहाँ पे ए है, हवा में से लटक रहा है, ए रीडिंग है, और अपथ्रस्ट लग जाएगा तो जाहिर सी बात रीडिंग कम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी, ए माइनस यू। ये आ जाएगा सस्पेंडेड स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग व्हेन इट इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड और द वाटर। बात आती है इसकी रीडिंग में क्या होगा। जब इसका डूबा नहीं था, इसकी रीडिंग बी थी, तो क्या इसकी रीडिंग अभी बी रहेगी या बी से ज्यादा हो जाएगी या बी से कम हो जाएगी। तो याद रखो बच्चों, यहां पे रीडिंग ऑफ, इसे माउंटेड टाइप कहते हैं या पैन स्प्रिंग बैलेंस कह सकते हो। यहां पे क्या होगा बच्चों, ये मत सोचना कि ये तो सर बाहर से इसको डुबो दिया, इसके अंदर को फर्क नहीं पड़ेगा, ये कतई मत सोचना। क्योंकि जब इसके अंदर आएगा तो वाटर इज एक्सर्टिंग एक्शन अपवर्ड, अपथ्रस्ट, तो उतना ही रिएक्शन जाएगा डाउनवर्ड, उतनी ही वैल्यू का रिएक्शन जाएगा डाउनवर्ड। तो इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी बच्चों, और रीडिंग हो जाएगी बी जो पहले सी थी प्लस अपथ्रस्ट। जितना इसने अपथ्रस्ट ऊपर लगाया इसको, उतना ही बैकवर्ड इसको रिएक्शन मिलेगा। तो इस वेट के लिक्विड के अंदर आने पर इस सस्पेंडेड टाइप, इस माउंटेड टाइप की जो रीडिंग है वो पहले से बी प्लस यू हो जाएगी, यानी जो रीडिंग पहले से उसमें अपथ्रस्ट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब इसमें वाटर के वेट जो पहले से था बी, जो इसकी रीडिंग आ रही थी, उसमें इसका वेट नहीं जुड़ेगा बच्चों, इसमें सस्पेंडेड वाले का वेट नहीं जुड़ेगा। वेट के ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो अपथ्रस्ट एज अ एक्शन अपवर्ड लगा, तो एज अ रिएक्शन डाउनवर्ड वो उसमें जुड़ जाएगा। तो दिस विल बिकम बी प्लस यू। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना तो सर जैसे तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक बाल्टी में पानी है और उस पानी को, उस बाल्टी को तुमने वेइंग मशीन पर रखा हुआ है, तो तुम ये मत सोचना कि सर उसमें अगर बाल्टी में ऐसे हाथ डाल दो रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम उस बाल्टी के पानी में ऐसे हाथ डाल दोगे तो उस बाल्टी के पानी में तुम्हारे हाथ का वेट नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे हाथ पे पानी ने जो अपथ्रस्ट लगाया है उतनी रीडिंग पानी के वेट में बढ़ जाएगी। तो द रीडिंग विल बिकम वेट ऑफ द वाटर इन द बकेट प्लस द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन योर हैंड, वो उसमें रीडिंग बढ़ जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज विद द वेट इनसाइड द लिक्विड। जो रीडिंग बढ़ रही है दैट इज नॉट B plus W, it is B plus U.
the upthrust exerted is added as a action the reaction added to the weight of the water in the pan spring balance. So the readings of suspended is A minus U और the reading of pan spring balance is B plus U. ये दोनों आंसर लिख लीजिए. ये था इसका फर्स्ट पार्ट. फिर आते हैं हम सेकंड पार्ट. सेकंड में डायग्राम थोड़ा सा बदल दिया गया था, तो इसको लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर एंड लेट्स सी द सेकंड पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या हुआ बच्चों, ये जो बाहर से ऐसे टांग रखा था हमने, इसको इसी के ऊपर माउंट कर दिया गया, इसको इसी पर रख के चले गए. यानी कि बकेट या बड़ा सा ड्रम समझ लो, बड़े से ड्रम में पानी, उस ड्रम को हमने एक वजन नापने मशीन पर रख दिया, जिसमें खड़े होते हैं, उसी पे हमने एक बकेट ड्रम रख दिया, ड्रम में पानी भरा हुआ है, तो रीडिंग उस पानी के ड्रम की आ रही है. अब हमने बाहर जमीन पे खड़े खड़े उस ड्रम में अपने ऐसे हाथ डाल दिया, तो रीडिंग बढ़ गई. रीडिंग में क्या इंक्रीज हुआ, वेट ऑफ द वाटर जो पहले से रीडिंग आ रही थी, प्लस जो पानी ने, जो ड्रम के पानी ने हमारे हाथ पे अपथ्रस्ट एक्सर्ट किया, वो उसकी रीडिंग में ऐड हो जाएगा. ये थी पहले सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन ये है बच्चों कि जो ड्रम है लोहे का मजबूत, जो वेइंग मशीन पे रखा हुआ, उस ड्रम की पेरिफेरी पे हम चढ़ गए, बैठ गए उसके ऊपर, और फिर अपना हाथ ऐसे एक्सर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया. अब हम सिस्टम के बाहर, सिस्टम के अंदर ही आ गए, मतलब हम पानी नहीं डूब गए, हम पानी की उसके पेरिफेरी पे अपना हाथ ऐसे डुबो दिया. तो अब क्या रीडिंग आएगी, तो देखो सस्पेंडेड स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. ए था, अपथ्रस्ट लगा, कितना हो गया A माइनस, तो ये तो वही है. लेकिन रीडिंग ऑफ पैन स्प्रिंग बैलेंस में क्या हो बच्चों, A माइनस यू जो इसकी रीडिंग है, इसकी रीडिंग क्या हुई थी B प्लस यू. अब ये सारा सिस्टम, एंटायर सिस्टम इसी के ऊपर विराजमान, ये भी इसी के ऊपर आ गया. तो अब क्या आएगी इफेक्टिव रीडिंग A minus U. Now this A minus U is in this system only, इसी के ऊपर धरा हुआ, इसी पर रखा हुआ है, तो प्लस इसकी रीडिंग कितनी हो गई थी B प्लस U. इसकी इफेक्टिव रीडिंग B प्लस U, इसकी इफेक्टिव रीडिंग A माइनस U, दोनों ही एक ही सिस्टम में अब आ चुके हैं. तो जब दोनों एक ही सिस्टम में आ चुके हैं, तो इसकी इफेक्टिव रीडिंग प्लस इसकी इफेक्टिव रीडिंग को आप जोड़ दीजिए. जब आप जोड़ेंगे तो लिखा हुआ है A माइनस यू प्लस B प्लस यू, तो U और U कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया A प्लस. तो जो पैन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है बच्चों को आ रही है A प्लस B, और जो इसकी रीडिंग आ रही है, इस पॉइंटर की रीडिंग आएगी A माइनस यू. चाहे आप बाहर से उसको डुबोइए, चाहे उसको बैठ जाइए, A माइनस यू रीडिंग रहेगी. लेकिन अब ये और ये दोनों एक ही सिस्टम बन गए हैं, तो इसकी इफेक्टिव रीडिंग B प्लस यू और इसकी रीडिंग A माइनस यू दोनों ऐड होकर के सिंगल रीडिंग है दिखाएगा कितना A प्लस B. दिस इज द आंसर. ये चेंज आएगा सेकंड पार्ट. बोथ आर now behaving as
टू बॉडीज इन अ सिंगल सिस्टम, ऐड कर लो। ठीक, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको, अ बर्ड इन अ केज वाला भी देखो। अब इस क्वेश्चन को समझना तुम्हारे बहुत आसान हो जाएगा। ये बर्ड यहाँ बैठी हुई है और ये एक स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ है। ठीक, देखो ना हम लोग के साथ ये स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ, स्क्रीन डब्ल्यू आ रही है सपोज व्हेन द बर्ड इज सिटिंग। बाकी आगे केज है, जाहिर से तो बंद तो हो गई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था, बर्ड अपने आप को इस झूले से अलग कर लेती है और हवा में टंगी हुई है, मतलब इट इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, बट वो क्या कर रही है, अपने पंख खोलकर विद इन द पिंजड़ा वो अपने आप को यहाँ पर एक पोजीशन मेंटेन करे, लेकिन वो इस झूले पे नहीं टिकी किसी भी तरह से। तो रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, इट विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। तो बात ये है कि अगर ये अपने आप को यहाँ हवा में रोके हुए तो कैसे रोके हुए, पहले क्या होना था, पहले इसका वेट डब्ल्यू नीचे लग रहा था, वही इसकी रीडिंग आ रही थी। अब क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में जिसने अपने आप को उड़ते हुए हवा में रोका हुआ बच्चों, तो कैसे रोका हुआ है, इसका जो वेट नीचे लग रहा है mg, दैट इज डब्ल्यू, और ये जो नीचे एयर में एक्शन लगा रही है वहां से इसको क्या मिल रहा है, रिएक्शन। ये रिएक्शन जो इसको मिल रहा है, अगर वो रिएक्शन mg से ज्यादा होता तो ये ऊपर उड़ जाती, और कम होता तो नीचे आ जाती। और अगर इस वक्त रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्शन है और जो रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन बर्ड को मिल रहा है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बर्ड। ठीक, रिएक्शन का मतलब अपथ्रस्ट ऑफ एयर, वो जो फ्लाई करके पंखों से वॉल्यूम डिस्प्लेस कर करके जो अपथ्रस्ट ले रही है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द बर्ड। तो जब ये पिंजड़े में टंगे झूले को छोड़ करके हवा में टंगी रहेगी तो भी रीडिंग रिमेन सेम। अभी भी ये बर्ड बैठने के जितना बैठने में वेट एक्सर्ट कर रही थी, उतना ही वेट उड़ते समय एक्सर्ट कर रही है। हालांकि वो उस पर पिंजड़े पे नहीं है,
लेकिन तब भी उतना ही वेट एक्सर्ट कैसे कर ले रही है, बिकॉज इट इज एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड एक्शन, इस वजह से उसको उतना ही रिएक्शन अपवर्ड मिल रहा है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर ये सस्पेंडेड इन एयर है तो रीडिंग क्या है, ठीक वहीं की वहीं रुकी हुई। दूसरा था ये अपने आप को फोर्स एक्सर्ट करके ऊपर राइज कर रही है, जब बर्ड राइजिंग अप थी तो जाहिर सी बात है जो ऊपर जा रही है तो इसका अपवर्ड फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे कि राइजिंग, that means it is exerting a force slightly greater than its own weight. राइजिंग अप में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रही है तभी ऊपर राइज कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग विल इंक्रीज। और तीसरा पार्ट था कि जब टॉप मोस्ट बर्ड पहुंच गई और इट इज फॉलिंग फ्रीली, तो जब ये फॉलिंग फ्रीली है तो ये कोई भी एक्शन एक्सर्ट नहीं कर रही, कोई विंग्स को अपने जो फैला के उड़ नहीं रही है, ना विंग से कोई एक्शन एक्सर्ट कर रही है, इट इज फॉलिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। और फॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई भी एक्शन रिएक्शन एक्सर्ट नहीं करता, तो इस केस में रीडिंग विल डिक्रीज। जब तक हवा में गिरती चली आ रही है रीडिंग अब पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये कोई भी इफेक्टिव काम नहीं कर रही है, इट इज जस्ट एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो तीनों पार्ट में तीन अलग अलग आंसर थे। जब हवा में इसने अपने आप को रोका हुआ है तो रीडिंग रिमेन सेम, व्हेन इट इज राइजिंग अप बाय एक्सर्टिंग फोर्स बाय फ्लैटरिंग इट्स विंग्स, तो उससे एक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द वेट, जो उसको ऊपर ले नेट फोर्स ऊपर तक लग रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन एक्सर्ट के, यानी एक्शन एक्सर्ट के नीचे की तरफ तो राइज करती जा रही है। तीसरा पार्ट में जब उसने उड़ना ही बंद कर दिया या कोई कारण से वो फ्री फॉल कर रही है तो इट इज जस्ट लाइक अ बॉल और अ स्टोन फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, उस समय द रीडिंग विल डिक्रीज, क्योंकि अब वो इफेक्टिव झूले पर किसी प्रकार से नहीं है। तो ये तीन पार्ट में तीन अलग अलग आंसर। अब देखते हैं बच्चों फ्लूइड इन मोशन। एक चीज और थोड़ी सी बता दें, अगर कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट की आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं, आप उसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं। देखो पहली डेफिनेशन क्या थी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हमसे कोई कहता है रियल डेंसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी ये रिलेशन बन गई। सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, रियल डेंसिटी को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेटेड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू 10⁻³ कर दोगे, दैट विल बिकम डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल कोई तुमसे कहता है रिलेटेड डेंसिटी of an object is 7, what is its density? कुछ लोगों की ये बहुत बड़ी आफत हो जाती है, अरे बाप रे क्या करना, अरे भाई आरडी दिया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करोगे, 7 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन गई उसकी केजी पर मीटर की उसकी डेंसिटी। यानी जो भी रेडियल डेंसिटी दी गई है उस ऑब्जेक्ट की, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो बन जाएगी डेंसिटी ऑफ दैट गिवन ऑब्जेक्ट। ये कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको बता दिया कि इफ आरडी इज गिवन
इट मीन्स डेंसिटी इज गिवन, सिर्फ उसमें क्या करना है 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आरडी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको लिख लो एज अ फॉर्मूला, याद रखना। तो बच्चों अब देखो, फ्लूइड इन मोशन और क्योंकि पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में लिक्विड्स की बात करेंगे, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। अब कौन से दो फ्लूइड्स हैं, एक है विस्कस फ्लूइड्स और एक है नॉन विस्कस फ्लूइड्स, ठीक। तो पहले तो समझे कि विस्कस क्या होता है, तभी तो नॉन विस्कस समझ पाओगे। अब कहते हैं नॉन विस्कस वो होते हैं जो विस्कस नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात नाम से पता चले। तो विस्कस क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी प्रिंसिपल क्या है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो बहुत बेसिक से कुछ टर्म्स हैं। अभी हम कोई विस्कस नॉन विस्कस नहीं बोल रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल द लिक्विड, तो बड़े लिक्विड की बात हो रही, द लिक्विड flowing in layers called as streamline flow or the laminar flow। जो लिक्विड का फ्लो लेयर्स में रहता है उसे लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, वो भी हम दिखा भी देंगे आपको। इतना नोट करो ताकि हटा के फिर और लैमिनर की बारे में बात करें, विस्कस की बात करें, फिर इसको कैटेगराइज करके अलग अलग विस्कस और नॉन विस्कस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। इतना लिखो जितना लिखा हुआ है एज इट इज।
that is dash. जो लिक्विड बच्चों ऐसे लेयर्स में बैठता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज लैमिनर या स्ट्रीमलाइन। जैसे आपने टोंटी नल खोला, नल खोलने में पानी जो बहुत धीमे धीमे, जब टोटी टोटी बहुत स्लो, कम पानी का अलाउ किया गया, कि पतली धार बहती, पतली धार बहती, ठीक, उस पतली धार को कहते हैं स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो। लेकिन जब हम नल तेज खोल देते हैं तो पानी झर्राटेदार निकलता है। झर्राटेदार मतलब झरझराता हुआ, ऐसे छर्र फर्र की आवाज करता हो, तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यानी जो स्ट्रीम लाइन नहीं, वो कौन है? वो टर्बुलेंट है। जैसे समुद्र की लहरें टकराती हैं आकर के, वो टर्बुलेंस पैदा करती है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो जो शांत जल है, नदी स्लोली बहती चली जा रही है, आराम से शांत जल में बह रही है, दैट इज स्ट्रीम लाइन और लैमिनर फ्लो। और जहाँ पे बड़े बड़े ज्वार भाटे उठ रहे हैं, हाई टाइड चल रही है, दैट इज नॉट स्ट्रीम लाइन, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। अभी आएगा, उसका टर्म भी आएगा आगे जब हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में जानेंगे। अभी समझो क्या हो रहा है। ये जो लेयर्स में लिक्विड फ्लो कर रहा है, इनको लेयर्स को ऐसे दिखा दें, इस तरह से। तो इन लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होता है, और वो अपोजिंग फोर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड होता है। अलग अलग लिक्विड्स में ये फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है। तो इसके आगे स्टोरी यहां शुरू होती है। एन अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द लेयर्स which retards the motion or velocity of the liquid. It is like friction. It is not just like friction, it is similar to friction, not exactly friction. ठीक, उसमें इसमें डिफरेंस क्या है अभी आगे देखोगे. It is like friction, called as viscous force, or sometimes liquid friction. Viscous force or sometimes liquid friction. The liquids having very high viscous force are called as viscous liquids, like oils, honey, charcoal, etc. चाशनी वगैरह. इतना लिख लो पहले. An opposing force acts between the layers which retards the motion or velocity of the liquid. It is like friction, called as viscous force, or sometimes liquid friction. The liquids having very high viscous force are called as viscous liquids, like oils, honey, charcoal, sugar solution, ठीक, चाशनी वगैरह, ये सब विस्कस लिक्विड्स में काउंट किए जाते हैं. कितना नोट करूं?
The phenomena is called as, the short form called as viscosity. तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ठीक, तो जो लिक्विड में जो चिपचिपापन है, ठीक है, कुछ लिक्विड बहुत चिपचिपे होते हैं, ठीक है, उन उस चिपचिपाहट को, उस चिपचिपेपन की प्रेजेंस को कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे कहा जाए कि ये तेल इतना चिपचिपा क्यों है, ये हनी इतना चिपचिपा क्यों है, ये चिपचिप, तो समझ गए ये सब विस्कोसिटी के फिनोमेना की वजह से। विस्कोसिटी कोई क्वांटिटी नहीं है, एक लास्ट टर्म है फिनोमेना। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कोई क्वांटिटी नहीं बच्चों, मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमेना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी। अभी आगे पढ़ोगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो एक क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्वांटिटी ईटा, लेकिन विस्कोसिटी एक जनरल टर्म। अब जिन लिक्विड्स में ये ना के बराबर है, द लिक्विड्स हैविंग negligible viscous force are called as non-viscous liquids. Like pure water. ठीक, तो कहने मतलब है कि नेग्लिजिबल बोला गया, कहने मतलब हुआ कि ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जिसमें विस्कस फोर्स ना हो, यानी विस्कस फोर्स सब में होता है, कुछ में बहुत ही ज्यादा है, हनी वगैरह, और पानी में ना के बराबर, तो उसको कहते हैं नॉन विस्कस। जस्ट लाइक कि फ्रिक्शन लेस सरफेस तो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन नेग्लिजिबल फ्रिक्शन जहां पर है, जैसे बर्फ की सिल्ली है ना, उस पर भी तेल फैला दो, उसका तुमसे कहा जाए दौड़ो बेटा इस पे, तो कहोगे से फ्रिक्शन जीरो कर दिया आपने। जीरो एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो उसी तरह से नॉन विस्कस लिक्विड प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें लिक्विड के विस्कस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको नॉन विस्कस ट्रीट करने लगते हैं एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स, अदर विस्कस थिक लिक्विड्स। इनका फ्रिक्शन, इनका विस्कस फोर्स ना के बराबर है, इसलिए इनको कहते हैं नॉन विस्कस लिक्विड्स। ठीक बात। तो अब विस्कोसिटी समझ में आ गई, ये विस्कस फोर्स जो इसको अपोज कर रहा है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, ये न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विस्कस लिक्विड्स में। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट नॉन विस्कस लिक्विड्स। इसके टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे विस्कस पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग नॉन विस्कस लिक्विड्स। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग है नॉन विस्कस लिक्विड्स, यानी जिनके अंदर विस्कोसिटी को, फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी को वी आर नॉट काउंटिंग, वी आर टेकिंग देम एज अ एब्सोल्यूट नॉन विस्कस लिक्विड। नंबर 1 नॉन विस्कस लिक्विड। तो बच्चों इस टॉपिक की शुरुआत होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने आप में, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट, कई जगह रोल अपना प्ले करेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, बेस्ड किस पर? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वॉल्यूम
of a liquid flowing per second across a given conductor remain constant. नटशेल में इतनी सी बात क्या है? It is based on the fact that volume of a liquid, जाहिर सी बात है नॉन विस्कस की बात हो रही, flowing per second across a given conductor remain constant. मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये कोई हमारे पास पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, इधर ज्यादा इधर कम, पानी इसमें एंटर कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों A1 और इधर कम, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, ये पानी से एंटर करके निकल गया। ठीक, अब बीच में यहां पे कोई भी हम एरिया इमेजिन कर लें, ये एनी एरिया ए, इससे लिक्विड एंटर कर रहा है, तो इसमें जो हमने एरिया माना, इसकी ये जो लेंथ हमने मानी, छोटी सी लेंथ मान ली हमने dx, छोटी सी लेंथ dx मान ली, तो इतने एरिया से जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, छोटा सा जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम dv flowing per second from area A will be, इससे जो वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो करेगा वो कितना होगा लिख देंगे dv by dt, और ये बोला जा रहा है क्या है, कांस्टेंट, इसी को कहते हैं वॉल्यूम परसेंट कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। होपफुली दिख रहा होगा ये, हाँ ठीक। अब ये वॉल्यूम पर सेकंड पे रिजल्ट कैसे बेस्ड है ये देखा जाए, तो पहले इतना नोट कर लो, जैसे बना हुआ इतना लिखो, दिस इज एरिया ए, ये लेंथ है, जो कुछ भी लिखा है इसको नोट कर लो एज इट इज।
ये हमने कोई लेंथ ले ली dx और ये कोई एरिया ले लिया a, इसको कह दिया हमने a1, इससे पानी निकल रहा है, इसका एरिया कह दिया a2। और फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि dv by dt वॉल्यूम पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता था? एज वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। तो हमारा ये dv क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा एरिया a है, लेंथ dx है, इतने में जो पानी जा रहा है dv बराबर a dx। इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या लिखा हुआ है? a dx by dt is equal to constant। और आपको मालूम बच्चों लेंथ पर सेकंड कवर्ड इज द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया? a इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? v क्या है बच्चों? वेलोसिटी है, और कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और वी कैन से दैट, दो बातें कि ए वी के इनवर्सली, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिस एरिया की वैल्यू कम होगी उससे पानी की स्पीड बढ़ी होगी, और जो एरिया ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी? कम। ये बहुत नॉर्मल सा एक्सपीरियंस की बात है, हम लोग जानते हैं। पेड़ों को पानी दे रहे हैं और पाइप को थोड़ा सा मुंह दबा देते हैं, एरिया जैसे ही कम करते हैं स्पीड बढ़ जाती है, मालूम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक। और यू कैन से दैट इफ एवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 भी कह सकते हैं। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक। अब ये यूज कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, इसको देखते हैं। पहले इतना नोट करो, based on volume per second remain constant। ठीक बच्चों, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन वॉल्यूम पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। अब आता है
सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नॉन विस्कस लिक्विड जिस पर पूरी तरह बेस्ड है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम या कभी कभी बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम बच्चों पढ़ेंगे हम कल वाले क्लास में, अभी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट कि क्या होता है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन तक देखे जाए तब ज्यादा मजा आएगा। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।